हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस विनर। आज हम पढ़ेंगे मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पार्ट 7, जिसमें चैप्टर का नेम है जलाते चलो। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे और इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो जलाते चलो इस चैप्टर को मैं अच्छे से पढ़ा भी चुकी हूँ और समझा भी चुकी हूँ, तो आप प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियो को अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ भी सकते हो। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को आगे करते हैं। पाठ से आइए अब हम इस कविता से अपनी मित्रता को और घनिष्ठ बना लेते हैं। इसके लिए नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं। हो सकता है कि इन्हें करने के लिए आप कविता को फिर से पढ़ने की आवश्यकता अनुभव करें। तो मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तो ये दे रखे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है। तो कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, भलाई के कार्य करते रहना, दीपावली के दीपक जलाना, बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? भलाई के कार्य करते रहना। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर को चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर को चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तो इस वाक्य किससे कहा गया, मतलब यह वाक्य जो है वो किससे कहा गया है? तूफान से या मनुष्य से, दीपकों से या तिमिर से? तो किससे कहा गया है? दीपकों से। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। वही जो हर चैप्टर में ये क्वेश्चन जरूर होता है। तो चलिए ये भी हम इसका आंसर देखते हैं। कविता का मुख्य संदेश यह है कि हमें अच्छे कार्यों को बिना रुके करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यहाँ दिए जलाना प्रतीकात्मक है, जो भलाई और उम्मीद का प्रतीक है। इसलिए सही उत्तर है भलाई के कार्य करते रहना। ठीक है। अब सेकंड, जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर को चुनौती स्वीकार की थी। वाक्य में दीपक से कहा जा रहा है, यह इस बात का प्रतीक है कि दीपक ने सबसे पहले अंधकार तिमिर को चुनौती दी और उसके खिलाफ लड़ाई शुरू की। इसलिए यहाँ सही उत्तर है दीपकों से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दे रखे हैं मिलाकर करें मिलान। तो कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो नीचे ये दे रखे हैं शब्द और अर्थ या संदर्भ। तो देखते हैं अमावस का क्या है। अमावस का क्या है? अमावस्या जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये पहला है। दूसरा है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा का कौन सा है? पूर्णमासी वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। तो ये सेकंड है। मैं यहाँ साइड से इसलिए लिख रही हूँ जिससे कि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है। विद्युत दिए, तो इसका कौन सा सही है? सेकंड। विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। तो इसका थर्ड ठीक है।
अब फोर्थ है युग, तो युग का कौन सा है? थर्ड। समय काल युग समय संख्या में 4 माने गए हैं। सत्ययुग तो सतयुग, त्रेता युग तो द्वापर युग, और कलियुग। तो चलिए अब आगे देखते हैं। दे रखा है पंक्तियों पर चर्चा। तो कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ये नीचे कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, तो हम इनको पढ़ते हैं। चलिए। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो यह पंक्ति दी रखी है। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। आप इसको अच्छे से पढ़ते रहो तो मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। अभी 1-2-3 बार पढ़ना, याद हो जाएगी आपको ये पंक्ति। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस कविता की इन पंक्तियों में निरंतर संघर्ष और आशा का संदेश दिया गया है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर कोई एक भी व्यक्ति सत्य और प्रकाश का मार्ग बनाए रखता है तो अंधकार का अंत होना निश्चित है। ठीक है, अब देखते हैं सोच विचार के लिए। तो कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं? तो कविता में अंधेरे और तिमिर के लिए क्या उदाहरण दे रखे हैं, तो देखते हैं। कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए अमावस की निशा, तिमिर की शीला और अंधेरा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह सभी वस्तुएं, यह स्थितियां अंधेरे का प्रतीक हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, यह कविता आशा और उत्साह जलाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है? यह आशा क्यों की गई है? तो यह कविता जो है वो आशा और उत्साह जलाने वाली कविता है। तो इसमें आशा क्यों की गई है और क्या आशा की गई है वो हमें बताना है। तो देखते हैं आंसर इसका। कविता में आशा की गई है कि एक दिन स्नेह और प्रेम की दीप जलाने से धरती का अंधेरा अवश्य मिटेगा। इस आशा को इसलिए व्यक्त किया गया है क्योंकि स्नेह और प्रेम की शांति से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। जैसे जैसे लोग अपने भीतर के प्रेम को जगाएंगे और उसे फैलाएंगे, वैसे वैसे संसार में व्याप्त अंधकार मिटता जाएगा और एक नई रोशनी का उदय होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है? तो देखते हैं इसका आंसर। कविता में इसने भरे दिए जलाने की बात कही गई है। जिस धरती का अंधेरा मिट सके वही बिना इसने विद्युत दिए को बुझाने की बात कही गई है, क्योंकि उनसे सही दिशा नहीं मिल सकती। कविता का संदेश यह है कि सच्ची रोशनी वही है जो स्नेह और प्रेम से जलती है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। आगे दे रखा है कविता की रचना। तो जलाते चलो ये दिए इसने भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। यह पंक्ति दी गई है। इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर लय सहित गाने या बोलने का प्रयास कीजिए। मतलब आपके जो शिक्षक या दोस्त वगैरह हैं उनके साथ लय सहित इनको गाने की कोशिश करो। आप हाथों से ताल भी दे सकते हैं, जैसे हाथ से देते हैं ना वैसे आप ताल दे सकते हैं। दोनों पंक्तियों को गाने या बोलने में समान समय लगा या अलग अलग, अपने अवश्य ही अनुभव क्या होगा कि इन पंक्तियों को बोलने या गाने में लगभग एक समान समय लगता है। केवल इन दो पंक्तियों को ही नहीं, इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को गाने में या बोलने में लगभग समान समय ही लगता है। तो इस विशेषता के कारण यह कविता और अधिक प्रभावशाली हो गई है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको और भी अनेक विशेष बातें दिखाई देंगी। जैसे कि फर्स्ट इसमें बताया गया है का इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस कविता की पंक्तियों को 2-4-2-4 के क्रम में बांटा गया है आदि। मतलब जो पंक्ति है उसको 2-4-2-4 के क्रम में बांटा गया है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। कविता की विशेषताएं। पंक्तियां सम्मात्रिक है, यानी उनकी लय जो है वो समान है। ठीक है, इसमें रोधावास का उपयोग किया गया है, जैसे अमावस बने पूर्णिमा सी। इसमें प्रत्येक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है, जैसे दीप, अंधकार, निशा। तो इसकी कविता की विशेषताएं बता दी हैं। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। देखते हैं आगे। फिर से मिलान दे रखे हैं आगे। मिलान स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। तो ये स्तंभ 1 और स्तंभ 2 मिलते जुलते वाली, मतलब मिलते जुलते भाव वाली हमें पंक्तियों पर रेखा खींचनी है। तो जैसे कि कबीर तो तिमिर का किनारा मिलेगा, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो इसका क्या है? थर्ड, विश्व की समस्याओं से एक न एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। ठीक है, ये है फर्स्ट। सेकंड, जलाते चलो ये दिए इसने भर भर। तो इसका आंसर कौन सा है? फोर्थ, दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए। थर्ड है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो थर्ड का आंसर क्या है? सेकंड, विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है। फोर्थ, बिना इसने विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा। तो फोर्थ का कौन सा सही है? फर्स्ट, विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, इसका फर्स्ट है, ये सेकंड है और थर्ड ये है और फोर्थ ये है। ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो पढ़ने में। अब हम करेंगे अनुमान या कल्पना से। तो अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। तो दीपक और तूफान की यह कौन सी कहानी है, हो सकती है जो सदा से चली आ रही है। कब से? सदा से चली आ रही है। तो इसका हम आंसर देखते हैं। दीपक और तूफान की कहानी संघर्ष की कहानी है, जहां सत्य और अच्छाई का मार्ग हमेशा कठिन होता है। दीपक का जलना सच्चाई और तूफान चुनौतियों का प्रतीक है। ठीक है,
सेकंड दे रखा है, जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। तो इसमें क्या कहा रखा है, इसमें कह रहे हैं दीपक की यह सोने जैसी लौ क्या हो सकती है जो अनगिनत सालों से जल रही है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी से तात्पर्य है कि सत्य की ज्योति हमेशा जलती रहेगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। ठीक है, मतलब जो दीपक की, इसमें बोला गया है जो सत्य की ज्योति है वो हमेशा जलती रहेगी, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वो जलती रहेगी लो। तो अब देखते हैं शब्दों के रूप की, जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। तो अमावस का अर्थ है अमावस्या। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है। सही बात। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनसे मिलते जुलते दूसरे शब्द कविता से खोजकर लिखिए। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द आपस में चर्चा करके खोजिए और लिखिए। तो ये नीचे दे रखे हैं, जैसे कि दिया का क्या है, उजेला, अनगिन। तो देखते हैं हम इनका आंसर। तो फर्स्ट ये तो हमें दे रखा था दिया, दिया का है दीप, उजेला का है उजाला, अनगिन का है अनगिनत। तो ये दे नहीं रखे थे, तो हमने किताब में से आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो और इसका लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है धरा का है धरती, दिवस का है दिन और अंधेरा का है अंधकार। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे अर्थ की बात। तो का इसमें दे रखा है, जलाते चलो ये दिए इसने भर भर, इस पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रखकर पढ़िए। इस शब्द के बदलने से पंक्ति के अर्थ में क्या अंतर आ रहा है, अपने समूह में चर्चा कीजिए। तो ये अगर हम जलाते चलो के स्थान पर रहो रख दें तो देखते हैं उसमें क्या अंतर आ रहा है। जलाते चलो ये दिए इसने भर भर, इस पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रखने से निरंतरता का अर्थ बदल जाएगा। जैसे कि चलो में एक गतिशीलता है, जबकि रहो में स्थायित्व का भाव है। क्या इसमें क्या अंतर हो जाएगा, चलो में जो है वो गतिशीलता है और रहो में स्थायित्व का भाव है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, इसमें दे रखा है, कविता में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है, यदि वे शब्द बदल दिए जाएं तो कविता का अर्थ भी बदल सकता है और उसकी सुंदरता में भी अंतर आ सकता है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उनमें से वह शब्द चुनिए जो उस पंक्ति में सबसे उपयुक्त रहेगा। तो हमें शब्द चुनने हैं, जैसे कि यहाँ पर पंक्ति हमें पूरी करनी है। तो यहाँ पे भाते चलो, ये हमने पीछे पढ़ा था ना ये पंक्ति, जैसे कि भाते चलो, क्या यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, क्या आएगा यहाँ पे देखते हैं, नाव। भाते चलो नाव तुम वह निरंतर। अगर हम नया रखते, बहाते चलो नया, तो ये अच्छा नहीं लगता। नौका, तो ये भी सही नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे नाव। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। कभी तो तिमिर का क्या होगा, तट मिलेगा या तीर या किनारा, किनारा। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। ठीक है, सेकंड पंक्ति, रहेगा धरती पर दिया एक भी यदि, या धरा पर दिया एक भी यदि भूमि। तो इसमें से इसका सही आंसर कौन सा है, धरा। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। जला दी पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती पर प्रथम बार स्वीकार की थी। तो अब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। रहेगा धरा वह दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा।
जला दी पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तो ये ऑप्शन दे रखे थे और इसमें से हमें छाटने थे, ठीक है। जैसे कि ये धरा और सवेरा, तिमिर और प्रथम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब दे रखा है प्रतीक। कवि तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा का अर्थ है रात, ठीक है, और सवेरा का अर्थ है सुबह। निशा का अर्थ क्या दे रखा है? रात, और सवेरा का अर्थ है सुबह। तो अपने अनुभव मतलब आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है। अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि निशा और सवेरा का इस कविता में क्या क्या अर्थ हो सकता है। संकेत दे रखा है, निशा से जुड़ा है अंधेरा और सवेरे से जुड़ा है उजाला। तो इसका हम आंसर देखते हैं। निशा अंधकार और समस्याओं का प्रतीक है। निशा जो है वो अंधकार और समस्याओं का प्रतीक है, जबकि सवेरा उजाले और समाधान का प्रतीक है, ठीक है। अब दे रखा है, कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें उपयुक्त स्थान पर लिखिए। यहाँ पे कुछ मतलब ये शब्द दे रखे हैं, जैसे कि अब सवेरा, तो सवेरा में क्या क्या आता है? जैसे दिए, सिला, ये सब दे रखे हैं। अब हमें ना इनमें से छांटना है। तो सवेरा में दिए आता है, उजेला, लौ, पूर्णिमा, स्वर्ण, दिवस, ज्योति और जलना, ठीक है। और फिर एक और दे रखे निशा। निशा में भी कौन कौन से आते हैं, तो हमें इनमें से छाट कर लिखने हैं। तो देखते हैं, निशा में भी अंधेरा, किनारा, अमावस, सिला, तूफान, नाव, तिमिर, बुझना, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। अब है पंक्ति से पंक्ति। तो जला दी पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तो ये पंक्ति दे रखी है। कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, तुम्ही ने पहला दीप जला तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तो अब नीचे दी गई पंक्तियों को इस प्रकार वाक्यों के रूप में लिखिए। जो पंक्ति है हमको इस प्रकार वाक्यों के रूप में लिखनी है, जैसे कि बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। तो इसका हम आंसर तो हम इसका आंसर देखते हैं। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। तो इसका आंसर क्या है? तुम वह नाव निरंतर बहाते चलो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, जलाते चलो ये दिए इसने भर भर। तो इसका आंसर क्या होगा? तुम ये दिए इसने भर भर। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है, इसने, ठीक है, ये गलत है। तुम ये दिए इसने भर भर जलाते चलो, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। तो इन्हें बुझाओ, यूं पथ नहीं मिल सकेगा। फोर्थ, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो इसका आंसर क्या है? मगर आज विश्व पर दिन में ही क्यों अमावस जैसी निशा घिर रही है, ठीक है। अब है सा सी से का प्रयोग। तो घिरी आ रही है अमावस निशा सी, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। तो ये पंक्ति दे रखी है। इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची है। इनमें सी शब्द पर ध्यान दीजिए। मतलब नीचे ये रेखा खींची थी ना, ये रेखा, दो रेखा खींचे, तो यहाँ पे हमें सी शब्द पर ध्यान देना है। इस पर सी शब्द पर ध्यान देना है। यहाँ सी शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। सा सी से का प्रयोग जब समानता दिखाने के लिए किया जाता है तो इनसे पहले योजक चिन्ह
योजक चिन्ह इसे बोलते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब जब सा सी से का प्रयोग किया जाता है मतलब उसको समानता दिखाने के लिए, तो उससे पहले योजक चिन्ह लगाया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि निशा सी, तो देखो उससे पहले योजक चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, तो अब आप भी विभिन्न शब्दों के साथ सा सी से का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। मतलब सा सी का प्रयोग करते हुए हमें अपनी कल्पना से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखनी है। तो जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है, वह चांदनी सी सफेद थी। मैंने सी योजक चिन्ह भी लगाया है। ठीक है, वह चांदनी सी सफेद थी। सेकंड, उसने पहाड़ सा हौसला दिखाया। थर्ड, उसकी आवाज शब्द सी, ठीक है, शब्द सी मीठी थी। फोर्थ, वह आकाश सा ऊंचा सोचता है। उसकी आंखें सागर सी गहरी है। मैंने भी सा सी का और योजक चिन्ह का भी प्रयोग किया है। ठीक है, वैसे ही आपको करना है। आप ये शब्द लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए आगे देखते हैं। आपकी बात। तो फर्स्ट दे रखा है, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो ये पंक्ति है, यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आप भी दूसरों के लिए प्रतिदिन बहुत से अच्छे कार्य करते होंगे, अपने उन कार्यों के बारे में बताइए। मतलब यहाँ पर बताया है कि जैसे कि हर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझता है और दूसरों की भलाई के लिए वो कार्य करने, तो अगर कोई भी व्यक्ति भलाई के लिए कार्य करे तो पूरी दुनिया जो है वो सुंदर बन जाएगी। तो दूसरों के लिए प्रतिदिन बहुत से अच्छे कार्य करते होंगे, मतलब दूसरों के लिए बहुत अच्छे कार्य करते होंगे। अपने उन कार्यों के बारे में हमें भी बताना है। जैसे कि मेरी कक्षा में मेरा एक सहपाठी है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं उसे कॉपियां पेन आदि देकर उसकी सहायता कर देता हूँ। दूसरों के बारे में सोचा हमने, इसलिए उसका कोई सहपाठी होगा, दोस्त वगैरह होगा आपके भी स्कूल में, और उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो जैसे कि वो कॉपी पेन, आप भी उसकी कॉपी पेन देकर या कुछ भी उसकी सहायता कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं, इस कविता में निराश न होने, चुनौतियों का सामना करने और सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। यदि आपको अपने किसी मित्र को निराश न होने के लिए प्रेरित करना हो तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, अपने समूह में बताइए। मतलब इसमें बताया गया है कि कविता में निराश ना होने, मतलब चुनौतियों का सामना करने, सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए। मतलब आपका कोई मित्र है, उसको आप निराश ना करो, उसको प्रेरित करना हो और जैसे कि उसकी सहायता करना हो, या मतलब हम क्या करेंगे उसको, वो हमें बताना है इसके बारे में। तो देखते हैं इसका आंसर। यदि मुझे किसी मित्र को प्रेरित करना हो तो मैं उसे उसकी अच्छाइयों की याद दिलाऊंगा और उसे याद दिलाऊंगा कि वह कठिन समय से भी गुजर चुका है। सही बात, अगर ये याद दिलाएंगे तो उसको एकदम प्रेरित कि हाँ अब मैं ये करूंगा, क्योंकि मैं बुरी कठिनाइयों से गुजर चुका हूँ, और अच्छी अच्छी बात भी बताएगा उसको। तो इसमें ये बताया है। अब देखते हैं, क्या आपको कभी किसी ने कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, कब और कैसे, उस घटना के बारे में बताना है। मतलब आपको किसी ने भी कुछ भी कार्य करने के लिए प्रेरित किया है तो आपको बताना है कब और कैसे, तो वो भी बतानी है घटना। तो जैसे कि मुझे एक बार किसी ने पढ़ाई के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित किया था, जब मैं परीक्षा के लिए तैयार में रुचि नहीं ले रहा था। उन्होंने मुझे मेरी क्षमताओं का एहसास कराया और परिणाम स्वरूप मैंने मेहनत शुरू की। ठीक है, अब देखते हैं अमावस्या और पूर्णिमा। तो इसमें क्या है, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। तो आप अमावस्या
और पूर्णिमा के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के होने का क्या कारण है? तो देखते हैं इसका आंसर। अमावस्या और पूर्णिमा का कारण पृथ्वी की छाया है, जो सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचाने से रोकती है, मतलब रुकती है, सॉरी। इसके कारण चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता प्रतीत होता है। ठीक है। अब है, आप आकाश में रात को चंद्रमा अवश्य देखते होंगे। मतलब आकाश में अगर हम रात को सोते हैं, अगर आप छत पे गर्मियों में सोते हैं तो आप चंद्रमा अवश्य देखते होंगे। क्या चंद्रमा प्रतिदिन एक साथ दिखाई देता है? नहीं, चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है। आप जानते ही हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जबकि पृथ्वी सूर्य की। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। आप यह भी जानते हैं कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। चंद्रमा जो है उसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, वो किससे चमकता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा की कला धीरे धीरे बढ़ती रहती है और पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरा दिखने लगता है। चंद्रमा की जो कला जो है वो धीरे धीरे घटती रहती है और पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरा दिखने लगता है। ठीक है, तो इसके बाद कला धीरे धीरे घटती रहती है और अमावस्या वाली रात चांद दिखाई नहीं देता। चंद्रमा की कलाओं के घटने के दिनों को कृष्ण पक्ष को कहते हैं। मतलब जो चंद्रमा की कलाओं के घटने के दिन, मतलब जो चंद्रमा की कलाएं जो है उसके दिन घटते जाते उसे हम क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण शब्द का एक अर्थ कला भी है। कृष्ण शब्द का एक अर्थ क्या है? वो कला है। इसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने के दिनों को शुक्ल पक्ष, जो चंद्रमा के जो बढ़ते दिन है उसको हम क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल शब्द का अर्थ उजला भी है। ठीक है, जैसे अब हम देखते हैं यहाँ पे ये चित्र दे रखा है, तो ये चित्र दे रखा है और ये है पूर्णिमा। तो यहाँ पर ये पूर्णिमा दिखाई दे रही है, यानी कि जिस दिन चांद जो है वो पूरा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? पूर्णिमा है। तो ये चांद जो है वो पूरा दिखाई दे रहा है। तो और चंद्रमा का आकार जो है वो घटता जा रहा है। देखिए चंद्रमा का आकार है, ये घटता जा रहा है, घटता जा रहा है और घटता जा रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कृष्ण पक्ष। क्या बोलेंगे? कृष्ण पक्ष। ये देखो, ये चांद जो है पूरा दिखाई दे रहा है, तो और फिर पूरा दिखाई देने के घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कृष्ण पक्ष। क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष। ठीक है, फिर चंद्रमा घटता, यहाँ मतलब चंद्रमा जो है वो घटता घटता यहाँ पर क्या होता है? चंद्रमा घटता घटता यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये क्या है? अमावस्या। दिख नहीं रहा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अमावस्या। ठीक है, और फिर अमावस्या के बाद जो है वो दोबारा से चंद्रमा की कलाओं के अब बढ़ते दिन आ रहे हैं। देखो चंद्रमा की ये बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, तो अमावस्या होगी। फिर ये चंद्रमा की कलाओं के बढ़ते दिन आ रहे हैं, देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ते हुए दिनों को हम क्या कहेंगे? शुक्ल पक्ष। ठीक है, जैसे अब ये पूर्णिमा है, तो ये चंद्रमा पूरा दिख रहा है, तो ये पूर्णिमा है। और फिर ये घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो इसे हम कृष्ण पक्ष बोलेंगे। फिर ये बिल्कुल ही दिखना बंद हो जा रहा है, तो इसे अमावस्या बोलेंगे। फिर ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे शुक्ल पक्ष। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी चंद्रमा की कलाओं को बढ़ते हुए दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं और घटते हुए दिनों को हम क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष। ठीक है, बढ़ते हुए दिनों को शुक्ल पक्ष और घटते हुए दिनों को कृष्ण पक्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नीचे दिए गए चित्र में अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को पहचानिए और ये नाम उपयुक्त स्थानों पर लिखिए। यदि पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षक, परिजनों या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। तो ये दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये चंद्रमा दे रखा है, मतलब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अमावस्या।
ठीक है, जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा उसे हम बोलेंगे अमावस्या। अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ से देखिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कृष्ण पक्ष, वो सॉरी शुक्ल पक्ष। बताया ना, चंद्रमा के बढ़ते हुए कलाओं को हम क्या बोलेंगे, शुक्ल पक्ष। ये बढ़ रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। अब देखो यहाँ पे ये चंद्रमा जो है वो पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पूर्णिमा। ठीक है। अब यहाँ पे चंद्रमा जो है, चंद्रमा की कलाएं जो है वो घटती जा रही है। देखिए यहाँ पे ये घटती जा रही है, घटती जा रही है, घट रही है ना धीरे धीरे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कृष्ण पक्ष। ठीक है। पीछे बताया था मैंने, जैसे कि अगर मतलब चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम अंधेरा सा है, तो उसे हम अमावस्या बोलेंगे। और चंद्रमा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हमें दिख रहा है ना बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष। और चंद्रमा पूरा दिखाई दे तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्णिमा। अब फिर पूरा दिखाई देने के बाद देखो चंद्रमा घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, ये बढ़ रहा था तो शुक्ल पक्ष, और ये घट रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कृष्ण पक्ष। ठीक है, अच्छे से हम समझ में आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये दे रखा है तिथि पत्र। तिथि पत्र, आपने तिथि पत्र कैलेंडर अवश्य देखा होगा, उसमें साल के सभी महीनों की तिथियों की जानकारी दी जाती है। नीचे तिथि पत्र के एक महीने का पृष्ठ दिया गया है, इसे ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये नीचे तिथि पत्र दे रखा है, जैसे कि अब ये दे रखा है 2023 का, तो इसमें हमें प्रश्न दे रखे हैं वो हमें बताने हैं। जैसे कि अब हम क्या है, इसमें दे रखा है दिए गए महीने में कुल कितने दिन हैं। तो दिए गए महीने में कुल कितने दिन हैं देखते हैं। दिए गए महीने में कुल कितने दिन हैं, 31, 31 दिन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 दिन। ठीक है। सेकंड, पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक और वार को पड़ती रही है। पूर्णिमा और जो अमावस्या किस दिनांक और वार को पड़ती रही है, तो देखते हैं। पूर्णिमा जो है वो 6 तारीख और वार मतलब शुक्रवार को, तो 6 तारीख शुक्रवार को है। तो अमावस्या जो है, अमावस्या देखते हैं इसमें कहाँ है, अमावस्या है 21, अमावस्या 21 तारीख। और हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, पूर्णिमा 6 जनवरी को और शुक्रवार को है, अमावस्या 21 जनवरी को और शनिवार को है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पूर्णिमा 6 जनवरी को और शुक्रवार को है। ठीक है। और अमावस्या अमावस्या 21 जनवरी, ये लिखा है 21 जनवरी और शनिवार को है। शनिवार को। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख लेना। थर्ड, कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर है। तो इसका आंसर देखते हैं। कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी जो है वो 14, कहाँ गया, 14 दिनों का अंतर है। कितने दिनों का, 14 दिनों का अंतर है। सप्तमी जो है उसमें कितने दिनों का अंतर है, 14 दिनों का। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, 14 दिनों का। ठीक है। अब इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन हैं। तो इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन हैं देखते हैं।
कितने दिन है कृष्ण पक्ष में? 15 दिन है। तो आप इसका आंसर क्या दोगे? इस महीने मतलब इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल 15 दिन है। ठीक है, कितने दिन है? 15 दिन है। ठीक है, अब दे रखा है बसंत पंचमी की तिथि बताइए। तो बसंत पंचमी की हमें तिथि बतानी है। बसंत पंचमी की तिथि क्या है देखते हैं। बसंत पंचमी 26 जनवरी को पड़ रही है। देखो बसंत पंचमी कब है? 26 जनवरी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये सही है, लिख सकते हो आप अच्छे से। चलो अब आगे देखते हैं आज की पहेली। तो समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन में बुझाए। पवन शब्द का अर्थ है हवा। पवन शब्द का अर्थ जो है वो है हवा। नीचे एक अक्षर जाल दिया गया है। इसमें पवन के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग अलग नाम या शब्द छिपे हैं। आपको उन्हें खोजकर उन पर घेरा बनाना है। जैसे कि एक हमने पहले से बना दिया है। देखती हैं आप कितने सही नाम या शब्द खोज पाते। जैसे कि इन्होंने पहले से बना दिया है। तो हम देखते हैं, पहला हो गया हवा, दूसरा वायु, तीसरा मारुत, समीर समीर फिर है अनिल, पवन, वात, फिर नहीं है। ठीक है, इतने ही है। आप भी ये कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। खोजबीन के लिए कविता संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़े, देखें व समझें। तो ये कुछ रचनाएं दे रखी हैं, हमें QR की सहायता से हमें पढ़ना है, समझना है, QR कोड की सहायता से। ठीक है, तो फर्स्ट हम सब सुमन एक उपवन के, सेकंड है बढ़े चलो, थर्ड है रोज बदलता कैसे चांद भाग 1, रोज बदलता कैसे चांद भाग 2। तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आप QR कोड की सहायता से इसको पढ़ना समझना है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, बाय बाय।